नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। आज हम क्वांटम फिजिक्स के अंदर जनरल बीएससी थर्ड ईयर की 3 नंबर यूनिट का लेक्चर नंबर 9 पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 9 के अंदर हमारा टॉपिक रहेगा आयताकार विभव प्राचीर या विभव रोधिका, रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर इसको कहते हैं। इस यूनिट के अंदर 2 ही टॉपिक अभी बचे हुए हैं। एक हमारा आयताकार विभव प्राचीर है और इसके बाद एक वर्ग विभव कूप आता है। इसके बाद ये यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगी और बीएससी बीएड के विद्यार्थियों के लिए अलग 2 टॉपिक हैं जिनको मैं अलग से वीडियो बना के प्रोवाइड करवाऊंगा। तो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है वो जैसे हमने विभव सीडी पढ़ा था पिछले वीडियोस के अंदर, 2 पार्ट जिसके हमने बनाए थे, परावर्तन गुणांक और पारगमन गुणांक हमने निकाले थे, उसी टाइप से यहाँ भी कैलकुलेशन करनी है। लेकिन यहाँ पर कंडीशंस है वो थोड़ी अलग हो जाएंगी, उन कंडीशन को आपको ध्यान में रखना है। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों से शेयर जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। आयताकार विभव प्राचीर या विभव रोधिका। माना m द्रव्यमान का और E ऊर्जा का एक कण है, विभव क्षेत्र में गति करता है। इस प्रकार के विभव क्षेत्र में x बराबर 0 से x बराबर a तक एक विभव प्राचीर आपके सामने है। उस विभव प्राचीर के अंदर कुछ कंडीशन फॉलो हो रही हैं। 3 क्षेत्र में वो विभव प्राचीर है वो बंटा हुआ है, यानी आपका जो टोटल डायग्राम है वो 3 क्षेत्र में बंटा होगा। वो क्षेत्र कैसे डिसाइड किए गए हैं? ये क्षेत्र जो है वो विभव के मान के आधार पर डिवाइड किए गए हैं। Vx बराबर 0 जब आपका x की वैल्यू 0 से कम है, उसे कहा गया क्षेत्र फर्स्ट। Vx बराबर V0 जब आपकी वैल्यू x की 0 से बड़ी और a से छोटी है, क्षेत्र सेकंड। और Vx बराबर दोबारा से 0 है जब आपकी x की वैल्यू a से बड़ी है, यानी इसे कहा गया क्षेत्र थर्ड। तो डायग्राम के द्वारा आप समझेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये डायग्राम ऐसे आपके यहाँ पे बनाना है। इस डायग्राम के अंदर आप यहाँ पर नीचे देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इस अक्ष पे तो यहाँ पर है पोजीशन और y अक्ष पर है विभव का मान। अब इसके अंदर यहाँ पर है x बराबर 0 और x बराबर 0 पर यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक रेक्टेंगुलर विभव प्राचीर है जो x बराबर 0 से x बराबर a तक है। x बराबर a के बाद v का मान फिर से 0 हो जाता है और x बराबर 0 से पहले भी v का मान 0 ही है। यानी कि यहाँ पर जो पार्टिकल की एनर्जी है E वो विभव के साथ 2 तरीके से संबंध रखती है। एक तो जब पार्टिकल एनर्जी विभव से कम हो और दूसरी अगर हो ज्यादा। तो ये 2 कंडीशन से हम परावर्तन और पारगमन गुणांक का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पार्टिकल है वो बाईं तरफ से इंसिडेंट होता है और यहाँ पर विभव रोधिका पर, ये जो आयताकार विभव रोधिका है इस पर गिरता है। तो जब ये गिरता है तो ये प्लस x में जा रहा है, तो इसको हम कहेंगे इंसिडेंट। और इस विभव रोधिका के कारण इसका हो जाता है परावर्तन, यानी एक पद इसका आएगा रिफ्लेक्टेड का। अब अगर इसमें से कुछ पार होके इस विभव रोधिका में इंटर कर जाए तो इससे दोबारा से ये रिफ्लेक्ट होगा। तो यहाँ पर इस क्षेत्र सेकंड के लिए भी 2 इक्वेशन आएंगी, 2 कांस्टेंट आएंगे, क्षेत्र फर्स्ट के लिए भी 2 कांस्टेंट आएंगे और क्षेत्र थर्ड के लिए भी 2 कांस्टेंट आते हैं। अब क्षेत्र थर्ड के लिए जो 2 कांस्टेंट आएंगे उसमें सिर्फ ट्रांसमिशन वाला ही होगा, परावर्तन वाला नहीं हो सकता, क्योंकि इसके आगे विभव का मान 0 है। इसको परावर्तन करने वाला आगे कोई भी पद या जैसी राशि अपने पास नहीं है। तो काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण का हम यूज करेंगे जैसे हम पहले वीडियोस के अंदर, पहले टॉपिक के अंदर पढ़ते आए हैं। सेम वही प्रोसेस रहेगी, बस यहाँ पे 3 क्षेत्र हो गए हैं। तीनों के लिए विभव के मान किस प्रकार से संबंध रखते हैं ये आपने देख लिया। इसी को ध्यान में रखते हुए अपने को ये सारा सॉल्यूशन करना है। तो काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण क्या होगी, -h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m d स्क्वायर साइन अपॉन dx स्क्वायर प्लस vx साइन x बराबर e साइन x। और यहां से हम क्या करेंगे, पक्षांतरण कर लेंगे और अपने पास समीकरण बन जाएगी d स्क्वायर साइन x अपॉन dx स्क्वायर प्लस के 2m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर e माइनस vx साइन x बराबर 0। यानी मैं यहां से इधर ले आया इसको और इधर 0 बना दिया और इसको मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, मेरे पास समीकरण नंबर 2 आ जाती है जो है एक काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, तीनों क्षेत्रों के लिए अलग अलग समीकरण लिखेंगे। क्षेत्र फर्स्ट के लिए,
76 सेकंड के लिए, 76 थर्ड के लिए, और तीनों क्षेत्रों के संगत जो साइन के मान है वो क्या हो जाएंगे, साइन 1, साइन 2 और हो जाएंगे साइन 3। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब हमने डायग्राम में देखा था तो 76 फर्स्ट और 76 थर्ड के लिए v के मान क्या है, 0 है, यानी इनकी इक्वेशन एक जैसी आएंगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x लेस देन 0 तथा x ग्रेटर देन a, यहाँ पर आएगा a, गलती से यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, यहाँ आएगा a के लिए vx का मान क्या है, 0 है। अतः हम क्या करेंगे, 76 फर्स्ट और थर्ड के लिए समीकरण क्या बन जाएंगी, डी स्क्वायर साइन 1 अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साइन 1 इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 3, और 76 थर्ड के लिए क्या बन जाएंगी, डी स्क्वायर साइन 3 अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साइन 3 इक्वल टू 0, समीकरण नंबर आ गई 4। अब यहाँ पर जो k है वो किसके बराबर है, के स्क्वायर बराबर है 2me अपॉन एच क्रॉस, और k बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2me अपॉन एच क्रॉस। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 76 फर्स्ट और थर्ड के लिए v की वैल्यू है वो 0 हो चुकी है, इसलिए हमारे पास 2me अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर ही बचता है, जिसको हमने के स्क्वायर से डिनोट कर दिया। तो अब ये जो समीकरण अपने पास आ गई 3 नंबर और 4 नंबर, इनके व्यापक हल हम मानते हैं। वो व्यापक हल हम किस प्रकार से मानेंगे, साइन 1x बराबर a e की आयोटा kx प्लस b e की माइनस आयोटा kx, कब, जब x का मान है 0 से कम, यानी 76 फर्स्ट। फिर साइन 3 के लिए क्या आएगा, c e की आयोटा kx प्लस d e की माइनस आयोटा kx, x ग्रेटर देन a, और समीकरण नंबर आ गई 5 76 थर्ड के लिए। अब यहाँ पर जो a b c d आपको दिखाई दे रहे हैं ये स्वैच्छिक नियतांक होते हैं, और ये जो तरंगों से संबंधित आयाम भी होते हैं। इनके मान हम कैसे ज्ञात करते हैं, इनके मान हम सातंत्य समीकरणों की सहायता से ज्ञात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि डायग्राम के अंदर आपने देखा कि ये वाला जो पद है ये बाईं ओर से आपतित तरंग को दिखाता है a आयाम के साथ, और ये वाला पद जो है जिसपे माइनस है ऊपर, वो परावर्तित तरंग को व्यक्त करता है। तो पहली कंडीशन में तो ये संभव हो सकता है, क्योंकि इधर से जब आता है तो जो आपकी विभव रोधिका उस पर आपतित होगा तो परावर्तित हो सकता है। तो पहली कंडीशन तो है एकदम संभव है। और दूसरी जो है यानी साइन 3x वाली जो है उसमें सी ई की आयोटा kx है वो पारगमन को व्यक्त करता है। यहाँ पर ऐसे डायग्राम था अपने पास, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से था, आयताकार विभव प्राचीर है। तो यहाँ पर ये साइन 1 हो जाएगा और यहाँ होगा साइन 3 और यहाँ होगा साइन 2। तो यहाँ पर विभव का मान 0 है, यहाँ पर विभव का मान 0 है, तो हमने यहाँ पर परावर्तन और आपतन दिखाया। अब यहाँ पर एक पारगमन होगा, तो पारगमन के लिए जो आपका पद है वो सी ई की आयोटा kx यानी प्लस x में ही जा रहा है, लेकिन डी ई की माइनस आयोटा kx जो है वो यहाँ पर नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर इसके बाद v का मान 0 है, तो परावर्तन करने वाली कोई राशि या कोई फैक्टर अपने पास नहीं है। इसलिए हम स्वेच्छा से d का मान यहाँ पे क्या लेंगे, सातंत्य समीकरण अपने पास आ जाती हैं, d बराबर हो जाएगा अपने पास 0। तो हमारे पास समीकरण 5 है वो सिर्फ पारगमन के लिए ही सत्य रहती है। इस प्रकार से ABCD के मान वो निर्धारित होते हैं। जहां ABCD नियतांक है जिनके मान सातंत्य बंधनों से ज्ञात होंगे, यहाँ कण बाईं ओर से आपतित है, अतः आपतित तरंग का आयाम A और परावर्तित तरंग का आयाम B दोनों संभव हैं। लेकिन क्षेत्र 3 में C आयाम पारगमित तरंग के लिए है, संभव है, लेकिन D आयाम संभव नहीं है, क्योंकि V बराबर 0 है वहां पर, अतः उससे परावर्तन नहीं हो सकता है। इसलिए हम D बराबर क्या ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं। तो हमारे समीकरण 5 और 6 जो है, सॉरी 4 और 5 है वो कैसे बन जाएंगी, साइन 1x बराबर a की आयोटा kx प्लस b की माइनस आयोटा kx, ये तो रहेगी सेम। और समीकरण जो आपकी 5 थी वो क्या बन जाएगी, साइन 3x बराबर c की आयोटा kx और d की वैल्यू हो जाएगी 0। यहाँ पर आ जाएगी समीकरण 6 और समीकरण नंबर 7। अब यहाँ पर जो कांस्टेंट है a, b और c, ये तीनों ही आयाम है, और इनके लिए जो तरंग संख्या k है वो रहेगी इक्वल √2me अपॉन एच क्रॉस। फिर हम क्या करते हैं, 76 नंबर अपना रह गया 2। 76 नंबर 2 है वो अलग प्रॉपर्टी रखता है, देख सकते हैं आप। 76 फर्स्ट और थर्ड में तो v के मान है 0, तो ये तो एक जैसी कंडीशन दिखाते हैं। 76 सेकंड है वो यहाँ पर है, और यहाँ पर v का मान 0 नहीं है, v नोट है, तो यहाँ पर कंडीशन है वो अलग अप्लाई होती हैं। तो अब हम अलग से ज्ञात करेंगे 76 सेकंड को। तो 76 सेकंड के लिए यानी जो 0 से a के मध्य है,
में Vx बराबर V नोट है, अतः समीकरण 2 के हल E तथा V नोट पर निर्भर होंगे, जिसमें दो स्थितियां हैं। कौन कौन सी हैं? या तो पार्टिकल एनर्जी V नोट से कम हो या पार्टिकल एनर्जी V नोट से हो ज्यादा। इन दोनों के लिए पारगमन गुणांक और परावर्तन गुणांक के व्यंजक है वो अलग अलग हो जाते हैं। अब पहली कंडीशन में हम क्या ज्ञात करेंगे? पहली कंडीशन हमारी होगी जब पार्टिकल एनर्जी V नोट से कम हो तो किस प्रकार से परावर्तन और पारगमन गुणांक आएंगे, और दूसरी कंडीशन में हम क्या ज्ञात करेंगे? जब पार्टिकल एनर्जी V नोट से क्या हो? ज्यादा हो। तो आज तो हम इस वीडियो के अंदर सिर्फ E की वैल्यू जब V नोट से कम है उस कंडीशन में कुछ समीकरण प्राप्त करेंगे सातत्य समीकरण लगाते हुए साई पर, और हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर लगभग 3 पार्ट इस टॉपिक के बनेंगे, फिर ये कंप्लीट होगा। तो हम थोड़ा थोड़ा आसानी से समझते हुए इसे कंप्लीट करते हैं। तो जब अपने पास फर्स्ट इक्वेशन आती है, यहाँ पर देखें फर्स्ट कंडीशन आती है E का मान जब V नोट से हो कम, अतः समीकरण हमारे पास क्या बन जाएगी? 76 सेकंड के लिए d स्क्वायर साइन 2 अपॉन dx माइनस 2m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर V नोट माइनस E साइन 2 बराबर 0। ये आप पहले ज्ञात कर चुके हैं। यहाँ पर जैसे लास्ट वीडियो के अंदर पिछले टॉपिक में हमने बताया था कि जब E से V नोट कम होता है तो यहाँ पर क्या चेंज होते हैं, और जब V नोट का मान E से ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा और यहाँ पे E माइनस V नोट हम लिखेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर जो पद आएगा उसको अल्फा स्क्वायर से मानेंगे, तो d स्क्वायर साइन 2 अपॉन dx स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर साइन 2 बराबर आ जाएगा 0। समीकरण नंबर आ गई 8, और यहाँ पर अल्फा का मान जो है वो क्या आ जाएगा? अंडर रूट 2m V नोट माइनस E अपॉन h क्रॉस स्क्वायर होता है। अब समीकरण 8 के जो हल है वो क्या होंगे? निम्न होंगे। यहाँ पर हमें अलग कांस्टेंट मानते हैं। साइन 2x बराबर एफ ई की अल्फा एक्स प्लस जी ई की माइनस अल्फा एक्स। समीकरण नंबर आ जाएगी 9। अब यहाँ पर जो हमने जितने कांस्टेंट माने हैं ए बी सी डी एफ जी, उनका निर्धारण हम सातत्य प्रतिबंधों से करते हैं जो साई और उसके प्रथम अवकलज पर अप्लाई होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दो कंडीशन आती हैं, जब x बराबर हो 0 और जब x बराबर हो a। तो इन पर हम साइन 2 की वैल्यू किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं? तो x बराबर 0 पर अगर हम सातत्य समीकरण लगाते हैं, सातत्य प्रतिबंध लगाते हैं, तो हमारे पास क्या आता है? साइन 1 बराबर हम साइन 2 करते हैं और इनके प्रथम अवकलन को भी इक्वल रखते हैं। तो d साइन 1 अपॉन dx बराबर d साइन 2 अपॉन dx x बराबर 0 पर। तो समीकरण 4 और 9 से, यानी समीकरण नंबर 4 आप देख सकते हैं यहाँ पर साइन 2 है और हम सातत्य समीकरण लगा रहे हैं साइन 1 के लिए, तो यहाँ पर समीकरण नंबर है 6। इसके साथ साथ समीकरण नंबर 4 में भी हम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जब हम समीकरण 4 और 9 से साइन 1 बराबर साइन 2 करेंगे तो a प्लस बी बराबर f प्लस जी आएगा, और जब मैं इसका प्रथम अवकलन करके इन दोनों को इक्वल करूंगा तो आएगा के ए माइनस बी बराबर अल्फा एफ माइनस जी आता है। समीकरण बनेगी 10 और 11। इसी प्रकार से x बराबर a पर हम क्या करते हैं? x बराबर a जब हम करते हैं, यहाँ पे आप देखें जब मैंने किया x बराबर 0 पर, तो x बराबर 0 पर यहाँ पर एक साइन 1 था और एक था साइन 2। तो इन दोनों के लिए हमने समीकरण 4 और 9 अप्लाई कर दी। फिर हम x बराबर जब a की वैल्यू फाइंड करते हैं, x बराबर a पर सातत्य प्रतिबंध लगाते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा? साइन 2 और साइन 3 के अंदर हम वैल्यू लगाते हैं। तो यहाँ पर समीकरण 5 और 9 से क्या होगा? सी ई की आयोटा के ए बराबर, यानी यहाँ पर x की जगह हमने क्या रखा? a रख दिया है, पहले हम x की जगह रख रहे थे 0। तो यहाँ पर आ जाएगा समीकरण 5 और 9 से सी ई की आयोटा के ए बराबर एफ ई की अल्फा ए प्लस जी ई की माइनस अल्फा ए। समीकरण नंबर होगी 12। और फिर मैं अवकलन जब करूंगा और फिर इनको बराबर रखूंगा तो यहाँ पे साथ में अवकलन हो जाएगा, और जहां पर x हो वहां पर हम a पुट कर देंगे। तो आयोटा के सी ई की आयोटा के a बराबर अल्फा एफ ई की अल्फा ए माइनस जी ई की माइनस अल्फा ए, और अल्फा यहाँ पर आ जाएगा कॉमन। समीकरण नंबर आ गई 13। अब हमारे पास समीकरण आ गई 10, 11, 12 और 13। इनसे अब हमें क्या ज्ञात करना है? b बटा a का मान ज्ञात करना है और c बटा a का मान ज्ञात करना है, जिनसे हम परावर्तन और पारगमन गुणांकों की गणना करेंगे, जो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक से शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।